नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजंता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक नया प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आए हैं, भारत का इतिहास। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं और पूरा इतिहास पढ़ने वाले हैं और कोशिश यह करेंगे कि भारत के इतिहास के साथ-साथ हम विश्व का इतिहास भी पढ़ेंगे। इसके हिसाब से फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से। क्लास शुरू करें उससे पहले मैं थोड़ा आपके सामने क्लियर कर दूं कि ये जो हमारी क्लास रहने वाली है, पूरी एक सीरीज रहने वाली है। जिसमें हम भारत का कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, पूरा इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, आरएस की तैयारी करते हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं, उसका भी लेवल जबरदस्त होता है आजकल, या सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का भी पेपर अच्छा खासा आता है। अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। या आपके इतिहास में रुचि है, इतिहास को समझना चाहते हैं, भले आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं करते हैं, तो भी आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेकिन साथ ही ध्यान रखना मित्रों, अगर आप किसी छोटे एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आरपीएफ है, एसएससी जीडी है, तो ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप इस सीरीज को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत डीपली पढ़ाने वाला हूँ। कम से कम 350 से 400 घंटे में हम पूरा भारत का इतिहास पढ़ने वाले हैं। बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर सब्जेक्ट है इतिहास, उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो जो छोटे एग्जाम होते हैं, रेलवे के होते हैं, आरपीएफ है, एसएसजीडी है, सीआरपीएफ है, उनमें इतना डिटेल में प्रश्न नहीं आता है, इतना डीप नहीं पढ़ना है, उल्टा समय खराब करने वाली बात हो जाती है। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भले इस पूरी सीरीज को आप स्किप कर लेना, लेकिन आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, या आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस सीरीज से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत डिटेल में और टिप्स एंड ट्रिक के साथ में पढ़ने वाले हैं। एक तो आपको ट्रिक बताई जाएगी कि कैसे याद करना है, कैसे समझना है। दूसरा, आपको टिप्स भी दिए जाएंगे कि हमें पढ़ाई कैसे करनी है, किन चीजों को किस तरीके से हमें समेटना है और हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। इसके साथ हम पढ़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे। टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है फर्स्ट ग्रेड, और इसके पैरेलल और भी दूसरे जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें इतिहास, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, ना पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरा, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि मैं जैसे ही मैंने ये दिमाग में आया मुझे पूरा इतिहास ऊपर पढ़ा देना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से, तो सवाल ये था एक तो कि टाइमिंग क्या रखें क्लास की, और दूसरा ये था कि क्लास लाइव लूं या वीडियो रिकॉर्ड करके डालूं। जैसे आज तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं, तो ये क्लास लाइव होनी चाहिए या रिकॉर्डेड होनी चाहिए, या आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और दूसरा मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि क्लास का टाइम क्या रखूं, इवनिंग टाइम रहे, मॉर्निंग टाइम रहे, इवनिंग में भी कितने बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आप मुझे टाइम सजेस्ट करेंगे, उसी टाइम के अकॉर्डिंग मैं ये क्लास लूंगा। और आप बताएंगे लाइव होनी चाहिए तो लाइव लेंगे, आप कहेंगे कि रिकॉर्डेड होनी चाहिए तो रिकॉर्डेड में वीडियो डालने का प्रयत्न। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। आज हम भारतीय इतिहास, सबसे पहले हम जो इंट्रोडक्शन क्लास होती है, इतिहास का परिचय होता है, उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो देखो, हमारे सामने मित्रों एक शब्द है इतिहास, और इसके पैरेलल और एक वर्ड होता है अंग्रेजी में हिस्ट्री। अंग्रेजी में हिस्ट्री और हिंदी में इतिहास। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न ये होता है कि इतिहास या हिस्ट्री वर्ड आया कहां से है? अंग्रेजी में हिस्ट्री वर्ड कहां से आया और हिंदी में इतिहास शब्द कहां से आया? तो दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं आपको, तो अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री वर्ड कहां से आया है? अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री वर्ड देखो, ग्रीक भाषा से एक शब्द है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया, ये जो हिस्टोरिया शब्द है वो किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। ध्यान रहे मित्रों, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द हिस्ट्री किससे बना हुआ है, तो ये ग्रीक भाषा के शब्द हिस्टोरिया से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोध द्वारा, शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान। सीधा सीधा मतलब क्या है इसका? का अनुसंधान द्वारा, रिसर्च द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? हिस्टोरिया। और इसी से एक शब्द क्या बना है? हिस्ट्री। अब हिंदी भाषा में अगर मैं बात करूं कि इतिहास शब्द कहां आया है, तो पहले ही पहले मित्रों ध्यान रखना, इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है हमारे जो 4 वेद हैं, 4 वेद में से एक वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है मित्रों, ध्यान रहे, है ना? ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न हो सकता है कि पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख कहां मिलता है।
पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब ये जो शब्द है इतिहास, ये इतिहास शब्द मित्रों ध्यान रखना 3 शब्दों से मिलकर बना है ना? एक वर्ड हुआ इतिहास और इसके 3 पार्ट हैं ना? ये किस किस से बनता है? इति, धन ह, धन आश ना? इति, ह और आस, इनसे मिलकर बना है। इति से क्या तात्पर्य है? इसी से तात्पर्य है ऐसा ही। ह से तात्पर्य है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, और आज से तात्पर्य होता है था। मतलब इतिहास शब्द का अर्थ क्या हुआ? निश्चित रूप से ऐसा हुआ, निश्चित रूप से ऐसा था, निश्चित रूप से ऐसा ही था। ये लाइन देखो बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। इतिहास को लेकर एक बहुत बड़ी भ्रांति है, एक गलतफहमी पाल रखी है लोगों ने कि इतिहास क्या है, कि इतिहास कल्पनाओं का पुलिंदा है। मित्रों ध्यान रहे, इतिहास में कल्पना का कोई स्थान होता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास शब्द का अपने आप में मतलब क्या है? निश्चित रूप से ऐसा हुआ। मतलब जब आप इतिहास में कोई बात लिखते हैं तो इतिहास क्या मांगता है? इतिहास प्रमाण मांगता है। अप्रामाणिक बातों को, कपोल कल्पित बातों को इतिहास में शामिल नहीं किया जाता है। जब मैं आपको इतिहास की परिभाषा बताऊंगा तब ये बात और अधिक रूप से स्पष्ट हो जाती है कि इतिहास में कल्पना का कोई स्थान होता ही नहीं है। देखो मित्रों, एक वर्ड होता है इतिहास, इसका मतलब मैंने आपको बताया निश्चित रूप से ऐसा हुआ। दूसरा एक शब्द होता है साहित्य। अक्सर हम गलती क्या करते हैं? साहित्य को इतिहास समझने की भूल करते हैं। तब यह भ्रम पैदा होता है कि इतिहास क्या है? कल्पनाओं का पुलिंदा है। नहीं, देखो साहित्य का रचनाकार कौन है? कवि है। और कवि किसको कहेंगे? जो कल्पना करता है। कल्पना करने वाला कौन होता है? कवि। और अधिक अच्छे से समझे कवि को तो सीधा सा एक डायलॉग होता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि वो है जो कल्पना करता है। ये कुछ भी लिख सकता है, लोग तालियां बजाएंगे, है ना? मैं रात को चांद पर गया, कवि अगर ये बात कहते तो मान लेते हैं, हाँ भाई गया होगा, कवि है, कहीं पर भी जा सकता है ना? लेकिन यही बात एक इतिहासकार कहेगा, लोग क्या मांगेंगे? प्रमाण मांगेंगे। कवि से कोई प्रमाण मांगने नहीं आता है। कवि है, कुछ भी कह सकता है। इतिहासकार कुछ भी नहीं कह सकता है, उसे सिद्ध करना पड़ेगा, प्रमाणित करना पड़ेगा। इतिहास के दोनों ही लैंग्वेज में, चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे वो हिंदी में हो, दोनों में अर्थ क्या निकल के आ रहा है? हिंदी में इसका अर्थ निकल के आ रहा है निश्चित रूप से ऐसा हुआ, और अंग्रेजी में इसका अर्थ निकल के आ रहा है शोध द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। मतलब दोनों में प्रमाण की आवश्यकता है, दोनों में रिसर्च की आवश्यकता है, अनुसंधान की आवश्यकता है। बिना अनुसंधान के इतिहास नहीं होता है ना? तो इतिहास अपने आप में कला होने के साथ साथ विज्ञान भी होता है। एक इतिहासकार हैं ब्यूरी, उनका कथन बहुत अच्छा है कि इतिहास विज्ञान है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। ये ब्यूरी साहब का कथन है, तो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं इतिहास अपने आप में एक साइंस होता है, पूरी रिसर्च होती है इसमें, पूरा अनुसंधान होता है, शोध होता है, तभी उसको हम इतिहास में शामिल कर पाते हैं ना? तो अंग्रेजी में शब्द है हिस्टोरिया, हिस्टोरिया से बना हिस्ट्री। अब अंग्रेजी में पहली बार, हिंदी में पहली बार इतिहास शब्द का उल्लेख कहां से आया? अथर्ववेद में। अंग्रेजी में पहली बार हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किसने किया? यह भी एक प्रश्न बनता है। तो अंग्रेजी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग किया था, हेरोडोटस नाम के एक विद्वान हुए हैं, हेरोडोटस। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार इतिहास शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्टोरिका, या इस पुस्तक का अन्य नाम है द हिस्ट्रीज। द हिस्ट्रीज। इस पुस्तक में इन्होंने पहली बार किस शब्द का प्रयोग किया? हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। और संभवतः इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। क्यों कहते हैं इतिहास का पिता? क्या हेरोडोटस से पहले किसी ने इतिहास नहीं लिखा? मैंने कहा इतिहास शब्द पहली बार इन्होंने दिया है, प्रयोग इन्होंने किया है, हिस्ट्री शब्द का प्रयोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने इतिहास लिखा है, इनसे पहले भी लोगों ने इतिहास से संबंधित कुछ ना कुछ लिखा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो दुनिया के सबसे पहले ग्रंथ कौन से हैं, तो दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ तो हमारा ऋग्वेद है, और ऋग्वेद अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रंथ भी है। क्या उसके अंदर इतिहास से संबंधित घटनाएं नहीं दी हुई है? दशरथ युद्ध का वर्णन किसमें है? ऋग्वेद में ही है।
या उसके बाद में भी हमारे यहाँ पर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, या दुनिया में भी बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, तो उनमें से कोई एक इतिहास का पिता क्यों नहीं? है ना? राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ते हैं, राजस्थान के इतिहास का पिता कौन? कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने जो एनाल्स पुस्तक लिखी थी वो 1829 में लिखी थी। तो क्या जेम्स टॉड से पहले किसी ने इतिहास नहीं लिखा? राजस्थान में मूर्णोत नैणसी ख्यात एक महान ग्रंथ है, तो मूर्णोत नैणसी इतिहास के पिता क्यों नहीं? क्या उनसे पहले भी और महापुरुष हुए हैं? लेकिन हम राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड को कह रहे हैं और पूरी दुनिया में इतिहास का पिता हेरोडोटस को कह रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण है, ऐसे ही नहीं कहा जाता है किसी को इतिहास का पिता। क्यों कहा जाता है, यह समझने के लिए पहले हमें एक बार क्या है, इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का महत्व क्या है, इन सारी चीजों को समझेंगे तब हमारे पास इसका उत्तर निकल कर आएगा। बात करें तो देखो, मेरा बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है अक्सर विद्यार्थियों के सामने। एक शब्द है इतिहास, बहुत सिंपल सा शब्द है, और मैं अक्सर मेरी ऑफलाइन क्लास में जो विद्यार्थी होते हैं, मेरी जो इतिहास की पहली पहली क्लास होती है, मेरा उनसे पहला बहुत सिंपल सा प्रश्न होता है। मैं उनसे एक प्रश्न पूछता हूं, इतिहास क्या है? आप लोग भी अगर कमेंट करके बता सकते तो मुझे बताइए इतिहास क्या है, और बड़े ही उटपटांग उत्तर मिलते हैं। मेरा ये सिंपल बहुत बहुत सिंपल सा प्रश्न था और बड़े अजीबोगरीब उत्तर मिलते हैं। साहब अतीत की घटनाएं, भूतकाल, फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहे। अब बहुत सिंपल सा इसका उत्तर है, इतिहास क्या है? हा? इतिहास क्या है? इतिहास एक विषय है, बात खत्म। मुझे ये उत्तर चाहिए, इतिहास क्या है? इतिहास एक विषय है, और किसी विषय का इंपॉर्टेंस कब, उसका महत्व कब? जब उसका अध्ययन हो। अगर किसी विषय का, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं होता है तो उसका महत्व शून्य है। ठीक उसी प्रकार से कि किसी व्यक्ति के जेब में 5 लाख रुपए है, लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर रहा, भूखे मर रहा है और तड़प तड़प के मर जाता है, लेकिन वो उसे खर्च नहीं कर रहा है, तो उस 5 लाख रुपए की महत्व क्या, वैल्यू क्या? जीरो। तो किसी भी वस्तु का महत्व तब होता है जब उसका उपभोग होता है। कोई व्यक्ति कहता है मेरे घर में एसी लगा हुआ है लेकिन चालू नहीं करता हूं, तो उस एसी का महत्व क्या? शून्य। तो किसी भी वस्तु का महत्व तब है जब उसका का क्या हो, उपभोग हो, उसका यूज होना चाहिए। इतिहास का यूज किया, उसका अध्ययन होना चाहिए। अगर उसका अध्ययन नहीं हो रहा है तब उसका महत्व बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है। अब कई बार मेरे पास विद्यार्थी आते हैं, विशेष रूप से ऐसे विद्यार्थी जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स नहीं होता है। कॉमर्स के स्टूडेंट आते हैं आजकल, जो आर्ट्स वालों से ज्यादा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी इंजीनियर कर रहे हैं, है ना? बड़ी तकलीफ है बेचारों के, इंजीनियरिंग कर तो ली, अब नौकरियां है नहीं, वो भी फिर कंपटीशन एग्जाम की लाइन में कूद जाते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं वो भी कंपटीशन एग्जाम में, और यहाँ आकर उनको ये अकबर बाबर पढ़ने पड़ते हैं। तो कई बार विद्यार्थी मुझसे प्रश्न करते हैं, सर जी ये क्या पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, ये क्या होने वाला है अकबर बाबर पढ़ के, क्या लेना देना है इनका? साइंस का विद्यार्थी कहता है हमें रसायन विज्ञान पढ़ाया जाता है, हमें भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, उसका महत्व है, दैनिक जीवन में उसकी उपयोगिता है। तो हमें तार जोड़ना सिखाया जाता है, हमें एसी डीसी समझाया जाता है, तो उसका दैनिक जीवन में महत्व है। ये अकबर बाबर का क्या महत्व है, क्यों हमें ये पढ़ाया जा रहा है ना? कॉमर्स वाले विद्यार्थी कहते हैं सर हमें बुक कीपिंग सिखाई जाती है, तो कल को कोई बिजनेस करे तो महत्व है उसका, लेकिन इसका क्या महत्व है? तो क्या इतिहास इतना महत्वहीन है? उन्हें कोई ये समझाए, इतिहास फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, इतिहास के बिना आपका भविष्य ही अंधकार में है। या कल्लण के शब्दों में कहूं, अगर राजतरंगिणी का लेखक है, उन्होंने लिखा कि अतीत के ज्ञान के बिना आपका भविष्य अंधकार में है। भविष्य का निर्माण हमेशा अतीत की गोद में होता है। अतीत के ज्ञान के अभाव के बिना कभी भी किसी का भविष्य निर्धारित नहीं हो सकता, भविष्य बन ही नहीं सकता। अतीत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और दूसरा, कोई भी विषय हो, अगर कोई विद्यार्थी कॉमर्स का विद्यार्थी है और वो मुझसे ये कहता है सर मेरा इतिहास से कोई लेना देना नहीं, तो वो मूर्ख है। कैसे लेना देना नहीं है? आप वहां पर बुक कीपिंग पढ़ोगे तो पढ़ोगे ना कि बुक कीपिंग की शुरुआत कब से हुई है, कहां से हुई है, किस कालखंड में हुई, पहले बुक कीपिंग कैसे की जाती थी, अभी कैसे की जा रही है।
वो भी तो इतिहास है। या कोई विज्ञान का विद्यार्थी कहता है कि मेरा इतिहास से कोई लेना देना नहीं, तो भाई साहब आपका मेंडल हो चाहे गैलीलियो हो, ये सब इतिहास हो चुके हैं। इवन कल की घटना भी इतिहास हो चुकी है। आप इतिहास से नहीं भाग सकते। दुनिया के जितने विषय हैं सब अतीत के गर्भ से निकलते हैं, इतिहास से निकलते हैं। तो सभी सब्जेक्ट जितने भी हो आपके, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो आपका गणित हो, चाहे वो समाजशास्त्र हो या अन्य कोई शास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, सभी किसके गर्भ से पैदा हुए हैं? सभी अतीत से पैदा हुए हैं, इतिहास से पैदा हुए हैं। इसीलिए इतिहास सभी विषयों का जनक है ना? तो इतिहास के महत्व को हम नहीं नकार सकते, इतिहास के इंपॉर्टेंस को हम नहीं नकार सके। तो इतिहास का एक्चुअल में महत्व क्या है, इसको भी समझना जरूरी है हमारे लिए। तो एक इतिहासकार का नाम मुझे याद आ रहा है, बड़े ही शानदार है, शेख अली ना? एक इतिहासकार हैं शेख अली। इनका एक कथन बहुत जबरदस्त है, शेख अली साहब का। क्या कह रहे हैं? अतीत के ज्ञान के बिना किसी भी राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय होता है। ये शेख अली साहब कह रहे हैं। तो अगर आपको अतीत का ज्ञान नहीं है तो किसी भी देश का भविष्य कोई हो ही नहीं सकता। कोई भविष्य नहीं होता किसी भी देश का भविष्य, है ना? इसी तरीके से अगर मैं आपको, एक विद्वान है कल्लन, वो कहते हैं कि अतीत के ज्ञान के बिना किसी भी व्यक्ति के भविष्य का निर्धारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि भविष्य हमेशा किसकी, अतीत की गोद में पलता है, अतीत की गोद में ही बड़ा होता है। अतीत के ज्ञान के अभाव में व्यक्ति अंधे और बहरे के समान है। इसी प्रकार से एक विद्वान है ई एच कार, ई एच कार, वो इतिहास की परिभाषा देते हुए, इतिहास की व्याख्या करते हुए क्या कह रहे हैं कि इतिहास क्या है? तो वो कहते हैं इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अनवरत, लगातार चलने वाला संवाद है। ये इतिहास की परिभाषा कुछ इस प्रकार से किसने दी है? ई एच कार ने। इतिहास अतीत से लेकर आज दिन तक की घटनाओं का क्या है? एक अनवरत चलने वाला संवाद है, कभी न रुकने वाला। इतिहास चलायमान है, गतिशील है। बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने, है ना? इसी प्रकार से एक महापुरुष का नाम अपन और ले सकते हैं, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये क्या कह रहे हैं? इतिहास वर्ग संघर्ष का नाम है। ये वर्ग संघर्ष की थ्योरी दी थी कार्ल मार्क्स ने। इनका कहना है कि पूरा मानव इतिहास है क्या? दो वर्गों के बीच में झगड़ा है ना? एक शोषक वर्ग होता है, दूसरा शोषित वर्ग होता है। इन दोनों के बीच में हमेशा क्या चलता रहता है? झगड़ा चलता रहता है। इसी को इतिहास कहते हैं। नहीं, क्या इतना पर्याप्त है? क्या इतिहास में केवल झगड़े हैं? है ना? मेरे कई बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर हमें कलेक्टर बनाया जा रहा है और हमें अकबर बाबर पढ़ाया जा रहा है, क्या करेंगे हम ये पढ़कर? है ना? एसडीएम बनाया जा रहा है और हमें अकबर बाबर कुतुबुद्दीन पढ़ाया जा रहा है, क्या करेंगे पढ़कर? अरे भाई साहब, आप जब तक एक प्रशासक के तौर पर अतीत में कैसा प्रशासन चलता था, उनमें क्या कमियां थी, उनमें क्या अच्छाइयां थी, इसका मूल्यांकन किए बिना आप एक अच्छा प्रशासन चला ही नहीं पाओगे। तो अतीत का ज्ञान होना तो आवश्यक है। ठीक है, आप कलेक्टर बन रहे हो, तो कलेक्टर बनने के बाद में भी आपको बेहतर प्रशासन चलाना है, तो पहले कैसा प्रशासन था, आपके आने से पहले कैसा था, उनके पहले कैसा था, उनके पहले कैसा था, 15वीं सदी में कैसा था, तीसरी सदी में प्रशासन कैसा था, वो कितना अच्छा था और उनमें क्या क्या कमियां थी, उसी के आधार पे तो हम आज हमारी जनता को कैसा बेहतर प्रशासन दे सकते हैं, उसका मूल्यांकन करने के बाद ही तो डिसाइड कर पाएंगे, है ना? तो एक कांस्टेबल का एग्जाम होता है, उसमें भी इतिहास, और एक आईएएस का एग्जाम होता है, उसमें भी इतिहास।
इतिहास इसलिए होता है क्योंकि इसका अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना एक महत्व है। लेकिन इतिहास लिखना कोई मजाक नहीं है ना। आजकल इतिहास को जितना जितना सरल समझा जा रहा है उतना भी इजी नहीं होता है। हर कोई इतिहासकार बन जाता है आजकल। अरे भाई, इतिहास की परिभाषा देते हुए एक विद्वान है कल्लण। कल्लण का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। कल्लण, इनका ग्रंथ है राजतरंगिणी। ये राजतरंगिणी में कल्लण क्या लिखते हैं, बहुत ही गजब की बात लिख रखी है इन्होंने। क्या लिखा देखो कि यदि कोई व्यक्ति अतीत को लिपिबद्ध करना चाहता है तो उसे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर एक न्यायाधीश की भांति होना चाहिए। इतना डिफिकल्ट काम है। मैं अगर समझता हूं जीवन में कोई काम सबसे मुश्किल है तो वो ये है कि वो आदमी पूर्वाग्रहों से मुक्त हो, निष्पक्ष हो, सत्यनिष्ठ हो। ये बहुत मुश्किल काम है, जीवन में सबसे मुश्किल काम यही है। क्योंकि एक इतिहासकार के लिए आवश्यक हो जाता है वो जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा, इन सब से ऊपर उठ कर देखे। इतिहासकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि जब वो इतिहास लिखता है तो वो जिस क्षेत्र का है कहीं ना कहीं उसके लेखन में उसका प्रभाव रहता है। उसके एरिया की, उसके क्षेत्र की जब बात आएगी तो वो अच्छी बातें तो हाईलाइट करके दिखा देगा, लेकिन जो बातें खराब होगी, नकारात्मक प्रकार की बात होगी, उनको छुपाने का प्रयत्न कर देता है क्योंकि उसके एरिया की बात है। या उसकी जाति की जब बात आएगी तो अच्छी बातों को तो वो बढ़ा चढ़ा के दिखा देगा और जो अच्छी बातें नहीं होगी उन्हें छुपाने का प्रयत्न करेगा। उसके धर्म की बात आएगी, उसकी भाषा की बात आएगी, वो इसी प्रकार का कृत्य कर बैठता है। ये इतिहासकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, वो पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। तो इतिहास इतना भी आसान नहीं है जितना इतिहास को आजकल आसान समझ लिया है। एक इतिहासकार के लिए सबसे पहले सत्यनिष्ठ होना पड़ता है, निष्पक्ष होना पड़ता है, पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना पड़ता है, तब वो। इसीलिए मुझे कल्लण का ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है। मेरी नजर में तो कल्लण को भारत का पहला इतिहासकार माना जाना चाहिए। भारत का अगर पहला इतिहासकार कोई है तो वो कल्लण ही है। इसके अलावा एक आदमी का नाम और ध्यान रखते आप, कॉलिग वुड। कॉलिग वुड, कॉलिग वुड इतिहास की परिभाषा देते हुए लिखते हैं, समग्र इतिहास विचारों का इतिहास है। अब कॉलिग वुड की डेफिनेशन और कल्लण की थ्योरी दोनों आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती है। कॉलिग वुड कहता है कि इतिहासकार कभी निष्पक्ष हो ही नहीं चाहता, उसके अपने विचार कहीं ना कहीं इतिहास में प्रकट हो ही जाएंगे। ये विचारों का इतिहास है। इतिहास है क्या? आपके विचार क्या है, आप किसी घटना को किस दृष्टिकोण से देखते हैं वैसा लिखोगे। आपका स्वयं का नजरिया कैसा है वैसा नजरिया बताओगे आप। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद भी हम ये निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े विद्वानों को पढ़ने के बाद भी, कि इतिहास किसको कहें, एक्चुअल में इतिहास की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये नहीं समझ पा रहे अभी भी। तो इतिहास की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर मैं मेरे नजरिए से बात करूं तो देखो, इतिहास की एक बहुत ही साधारण और सिंपल परिभाषा होनी चाहिए। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि इतिहास, तो इतिहास है तो इतिहास एक विषय है, और विषय का क्या होना चाहिए? बड़ा सिंपल है। विषय का क्या होना चाहिए? अध्ययन होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया, मैंने आपको पहले ही कह दिया। इतिहास का क्या होता है? अध्ययन होता है। सवाल यह है कि इतिहास का अध्ययन कैसे होना चाहिए। दूसरा, जब अध्ययन होता है तो इसमें किसका अध्ययन होता है? जैसे अगर मैं आपको कहूं कि गणित भी एक विषय है, मैथमेटिक्स, इसमें किसका अध्ययन होता है? तो साहब इसमें अंकों का अध्ययन होता है, गणना होती है। तो उसी तरीके से इतिहास का भी अध्ययन होता है, इसमें किसका अध्ययन होता है? अब
अब यहां पर एक बात बहुत जबरदस्त है, ध्यान देना है मित्रों। इतिहास में किसका अध्ययन होता है? तो ध्यान रहे मित्रों, इतिहास में अतीत की घटनाओं का अध्ययन होता है। यहां पर ध्यान दो, मैंने क्या लिखा है, इतिहास में अतीत का अध्ययन नहीं होता है। अक्सर यहां पर गलती करता है विद्यार्थी, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्रेजुएशन में किसी विद्यार्थी के सबसे कम अंक किस में आते हैं, इसका सही उत्तर है इतिहास, है ना। जैसे मैं जोधपुर में रहता हूं और जोधपुर में एक यूनिवर्सिटी है जेएनयू। आप सर्वे कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि विद्यार्थियों के सबसे कम अंक किसमें है, इतिहास में। कारण क्या? एक तो वो भ्रांतियों से भरे पड़े हैं, दूसरा उन्होंने इतिहास को बहुत ज्यादा हल्के में लिया। इतिहास को सबसे इजी सब्जेक्ट समझा जाता है। किसी भी विद्यार्थी से आप पूछो कि भाई कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, बोले साहब ऐसा है, इजी इजी सब्जेक्ट ले। अच्छा कौन कौन सा इजी इजी? एक तो इतिहास ले लियो। इतिहास इजी है? इतिहास सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, सबसे मुश्किल से नंबर इसमें आते हैं। उनको लगता है कि एक दो लाइन लिख दिया, बाकी 500 शब्दों में लिखना है, कुछ भी फैकोलॉजी कर लेंगे, नंबर मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं, कॉपियां उठा के देखो, रिजल्ट उठा के देखो। इतिहास को जितने हल्के में लिया जा रहा है उतना हल्का विषय नहीं, लेकिन अगर समझ लोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है ना। इतिहास को अगर ठीक से समझा जाए ना, कई बार कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर इतिहास बड़ा बोरिंग विषय है, पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है हमें, इसके अंदर कुछ खास बात होती नहीं है, कुछ भी पढ़ाते रहते नहीं है, जीवन में इसका कोई महत्व नहीं होता है, फिर भी हमें पढ़ाया जाता है। तो ऐसा नहीं है मित्रों, इतिहास को अगर ठीक से समझ लिया जाए, ठीक से रुचिकर तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत ही शानदार होता है। मुझे एक इतिहासकार का नाम याद आ रहा है, एक इतिहासकार थे डेविड ह्यूम, है ना, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम का कहना है कि इतिहास को अगर ठीक से पढ़ा जाए और ठीक से समझा जाए तो ये उपन्यास से भी ज्यादा रुचिकर है, उपन्यास से ज्यादा रुचिकर है। समझना पड़ेगा, वरना इतिहास बोरिंग लगने लगता है। जब आप इतिहास को समझने लग जाओगे तब ऐसा इंटरेस्ट पैदा होगा कि पढ़ने में मजा आएगा। एक उपन्यास को पढ़ने में जितना मजा आता है उससे अधिक मजा किसमें, इतिहास पढ़ने में आने लगेगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट पैदा करके समझते हुए पढ़ना पड़ेगा, फिर देखो इतिहास पढ़ने में कितना मजा आता है। लेकिन जब हम रट्टू तोते हो जाते हैं, क्योंकि इतिहास को लोगों को लगता है कि एक रटने का विषय है, इतिहास रटने का विषय है ही नहीं। इतिहास घटनाओं को समझने का, उसका मूल्यांकन करने का विषय है कि आज से 500 साल पहले कोई घटना हुई तो क्यों हुई, और उस घटना के परिणाम ऐसे आए तो ऐसे क्यों आए, और उससे हमें सीखना है कि हमें वर्तमान को कैसे चलाना है। आपको अतीत को वर्तमान के साथ कनेक्ट करना आना पड़ेगा। क्या है परिभाषा? E.H. कार क्या कह रहे हैं? इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंदर चलने वाला एक संवाद है। तो आपको अतीत को आधुनिक काल से वर्तमान से कनेक्ट करना पड़ेगा, उसके महत्व को समझना पड़ेगा, फिर देखो कैसे मजा आता है उसमें, फिर देखो कैसे इंटरेस्ट पैदा होता है। आप उसको आधुनिक काल से तुलना करना सीख जाओ। अच्छा दूसरा मैंने क्या लिखा कि अतीत की घटना, क्या पूरे अतीत का अध्ययन हो सकता है? तो मानव इतिहास करीब करीब 65,000 वर्ष का है। ये 65,000 वर्ष में जो जो घटा, क्या सब कुछ हम पढ़ सकते हैं? सब कुछ तो हम किसी एक व्यक्ति के बारे में भी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर मैं केवल समुद्रगुप्त के बारे में आपसे कहूं तो उसके बारे में पैदा से लेकर मृत्यु तक सब कुछ पढ़ो, नहीं पढ़ पाओगे। इतना कुछ है जो हम जानते भी नहीं है, ना ही जान सकते हैं। तो हम समुद्रगुप्त के काल की कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इतिहास में केवल अतीत का अध्ययन नहीं हो रहा है, इतिहास में अतीत की वास्तव में कुछ घटनाओं का अध्ययन हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि मैं आपको भारतीय इतिहास 350 से 400 घंटे में पढ़ाना चाहता हूं। क्या 65,000 वर्ष में जो कुछ घटा वो 350 से 400 घंटे में हम पढ़ सकते हैं? हम एक व्यक्ति के बारे में भी नहीं पढ़ सकते, और 350 400 घंटे मैंने आपको ज्यादा बताए, वास्तव में बहुत कम है ये। तो हम वाकई में इतिहास में क्या पढ़ने वाले हैं? इतिहास में हम अतीत की कुछ घटनाओं का अध्ययन करेंगे, मौर्य काल की कुछ घटनाओं का, है ना। अगर मैं मुगल काल की बात करूं, करीब करीब 300 साल का है। क्या 300 साल में प्रतिदिन जो जो घटा सब कुछ पढ़ पाएंगे? नहीं। हम अकबर के काल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे, हम शाहजहां के काल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे, हम जहांगीर के काल के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं पढ़ेंगे। क्या मौर्य काल में जो कुछ घटा हम सब कुछ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। हम चंद्रगुप्त के बारे की कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, हम अशोक के काल की कुछ घटनाएं पढ़ेंगे, सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअल में इतिहास में किसका अध्ययन हो रहा है?
अतीत की घटनाओं का अध्ययन हो रहा है, लेकिन अध्ययन किस प्रकार से हो यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अध्ययन कैसे होना चाहिए, तो इसमें तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अतीत का अध्ययन करते हैं तो उसमें तीन बातों का ध्यान रखो। एक तो वो जो आप पढ़ रहे हो वो क्या हो, क्रमबद्ध हो। दूसरा वो क्या हो, तर्कपूर्ण हो। और तीसरा वो किस तरीके से हो, वो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो आप वैज्ञानिक ढंग से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। इन तीन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक्चुअल इतिहास की परिभाषा क्या हो गई, अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यह है इतिहास की एग्जैक्टली डेफिनेशन। पहले तो इसमें अध्ययन होगा, किसका होगा, अतीत की घटना होगा। कैसे, क्रमबद्ध तरीके से। आप ऐसा नहीं कर सकते गुप्त काल को पहले पढ़ोगे और मौर्य काल को बाद में पढ़ोगे, नहीं। मौर्य काल पहले हुआ है तो पहले मौर्य काल को पढ़ना पड़ेगा, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 1857 की क्रांति पहले पढ़ रहे हो और मुगल काल बाद में पढ़ रहे हो। पहले मुगल काल आएगा फिर 1857 की क्रांति आएगी। अक्सर विद्यार्थी ये गलती कर बैठता है, वो उठपटांग पढ़ने लगता है। और इतिहास को लिखते समय भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप लिख रहे हो वो क्रमबद्ध है या नहीं। उठपटांग लिखा हुआ है। मैंने आपसे क्या कहा कि हमने अभी इस प्रश्न का हमारा उत्तर निकल के आया, किसका, कि हेरोडोटस ही क्यों इतिहास का पिता, कोई और क्यों नहीं। अरे यह पहला व्यक्ति है जिसने क्रमबद्ध तरीके से इतिहास लिखने का प्रयत्न किया। कर्नल जेम्स टॉड ही इतिहास, राजस्थान के इतिहास का पिता क्यों, हुणोत नैणसी क्यों नहीं। हुणोत नैणसी ने बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा है। उसका और एक ग्रंथ है मारवाड़ परगनारी विगत, बहुत शानदार ग्रंथ है। विद्वानों ने यहां तक कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति नैणसी ख्यात पढ़े बिना राजस्थान का इतिहास लिखता है तो उसका इतिहास अधूरा है। तो नैणसी इतिहास का पिता क्यों नहीं। समस्या यह है कि नैणसी ने जो लिखा है वो क्रमबद्ध तरीके से नहीं लिखा है। उसको जहां जगह मिली, जिसके बारे में जानकारी मिली, वो वहां पर लिख दी है। और पढ़ने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। तो हमें इतिहास को कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्रमबद्ध तरीके से, सीरीज वाइज। और हम भी इसी तरीके से पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। इतिहास क्या हो, क्रमबद्ध तरीके से हो। दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, वो तर्कपूर्ण होना चाहिए। बेतुकी बात नहीं हो सकती इतिहास में, वो वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। हम कोई अगर इतिहास में कोई सी पुस्तक में ये बात लिख दे कि एक महिला के गर्भ में 20 माह बच्चा रहा, क्या यह संभव है। वैज्ञानिकता यह कहती है कोई बच्चा 9 महीने गर्भ में रहता है, 10-8 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन 20 माह, ये बात तर्कपूर्ण नहीं लगती है, तर्कसंगत नहीं लगती है, वैज्ञानिकता पर खरी नहीं उतरती है। इसका मतलब वो इतिहास तो नहीं है, फिर वो कोई कहानी है, कोई उपन्यास है, कोई साहित्य है। तो इतिहास में ये बातें होनी बहुत जरूरी है, वो क्रमबद्ध हो, वो तर्कपूर्ण हो और वैज्ञानिक ढंग से हो। जब इन तीन चीजों पर कोई पुस्तक खरी उतरे तभी वो इतिहास की पुस्तक है, अन्यथा वो इतिहास की पुस्तक नहीं है। तो इतिहास किसको कहेंगे, इतिहास कहेंगे अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। ठीक है। अगला जो मुद्दा है हमारा कि इतिहास के मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं, तीन भागों में बांटा जाता है इतिहास को मेनली। इतिहास, इसके तीन भाग कौन कौन से, एक वो इतिहास जिसके हमारे पास में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हम जो हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर अनुमान लगाते हैं, है ना। कोई लिखित हमारे पास प्रमाण नहीं है, उसको हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। दूसरा वो कालखंड होता है जिसमें लिखा तो गया है लेकिन आज दिन तक पढ़ा नहीं गया है ना, उसको हम कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। जैसे हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको किस श्रेणी में रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे। इस कालखंड में लिखा तो गया है लेकिन वो लिपि ऐसी है कि आज दिन तक भी हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं, बड़े ही उटपटांग तरीके से लिख दिया है। ऐसी लिपि का प्रयोग किया हुआ है तो उस लिपि को आज भी हम पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। तो इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ये वो कालखंड है जिसमें प्रचुर मात्रा में लिखा भी गया है और इसे पढ़ा भी गया है। जैसे हम वैदिक काल की बात करें, मौर्य काल की बात करें, गुप्त काल की बात करें, इसमें प्रचुर मात्रा में लिखा गया और उसे पढ़ा भी गया है। तो उसको कौन से काल में रखेंगे, ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। एक कौन सा होता है, प्रागैतिहासिक काल।
जो हमारा जो पाषाण काल वगैरह है ना, उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं? इसी श्रेणी में, पाषाण काल, जहां पर हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य ही उपलब्ध नहीं है ना। हमें कहीं से मटके मिल रहे हैं, कहीं से मनके मिल रहे हैं, कहीं पर पत्थर के औजार मिल रहे हैं, उसके आधार पर अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा, है ना। दूसरा आद्य काल, ये है ना जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, उसको हम इसी श्रेणी में लगते हैं। लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। और उसके बाद में जो वैदिक काल से लेकर आज दिन तक का जो इतिहास है, वो पूरा का पूरा हमने किस में रख लिया? वो हमने ऐतिहासिक काल में रख दिया। अब ऐतिहासिक काल को पुनः 3 भागों में बांटा जाता है मित्रों। एक तो प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आधुनिक काल ना। अगर मैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करूं तो ठेठ सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से या इसको पाषाण काल से लेकर जो 7वीं 8वीं सदी तक का कालखंड है, उसको हम किस में रखते हैं? प्राचीन इतिहास में रखते हैं। मध्य इतिहास में संपूर्ण राजपूत काल को, और जो दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का जो कालखंड है, उसको मध्यकालीन इतिहास में रखा जाता है। और जब से ब्रिटिश सत्ता आई, अंग्रेजों का भारत में आगमन हुआ, वहां से लेकर आज दिन तक की घटनाओं को हम किस में रखते हैं? आधुनिक काल में रखते हैं। तो इस प्रकार से इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। अब प्रागैतिहासिक काल को भी अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, है ना। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, इस प्रकार से 4 भागों में किसको बांटा जाता है? प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से विद्वान अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इतिहास को बांटते हैं। इतिहास में जो घटनाएं हुई है, उनको क्रमबद्ध भी इतिहासकार अपने अनुभव के आधार पर, अपने शोध के आधार पर उसको क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। और इसी तरीके से इतिहास को पढ़ा जाता है, और इसी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, और इसी तरीके से हम भी पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो मित्रों, आज की क्लास में मेरा यही था कि आपको एक तो सूचना दे दूं, हम फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से क्या करने वाले हैं? कंप्लीट इतिहास पढ़ने वाले हैं, पूरा इतिहास पढ़ने वाले हैं। दूसरा, आज की क्लास में इतिहास क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास के बारे में कौन से विद्वान ने क्या कहा है, इतिहास शब्द कहां से आया, इस एक इतिहास का एक परिचय आपको मैं दे दूं, तो वो हमने आज पढ़ने का प्रयत्न किया। कल से हम क्या करेंगे? कंटिन्यू पढ़ना शुरू करेंगे। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि एक तो हमारा जो क्लास का टाइम क्या रखें, कितने बजे मैं आए ये क्लास लेकर आऊं, और दूसरा क्लास लाइव ले या रिकॉर्डेड वीडियो, जो आप सजेस्ट करोगे, जैसे करोगे उस तरीके से पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं लगातार पूरा भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से पढ़ाऊं, तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करोगे, अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचाओगे। बड़ी सीधी सी बात है, जब देखने वाले होते हैं तो पढ़ाने वाले को भी मजा आता है, वो उतनी ही एनर्जी के साथ पढ़ा पाता है। लेकिन जब ऑडियंस नहीं होती है तो पढ़ाने में भी एनर्जी क्या होती है? धीरे धीरे खत्म होने लगती है। मेरे अंदर उत्साह है कि मैं आपको पढ़ाऊं और बहुत अच्छे से पढ़ाऊं, तो आप भी मेरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसकी सूचना पहुंचाएं, ताकि हम बेहतर ढंग से क्या कर सकें? पूरे भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास फर्स्ट ग्रेड जो सब्जेक्ट का पेपर है, इतिहास का पेपर, उसके अकॉर्डिंग पढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।